यस, लास्ट क्लास में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, मैं पहले कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट को। A piece of ice is floating on water। ठीक है, आइस और वाटर की डेंसिटी दी है। आइस की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सीसी और वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब प्रॉब्लम को समझना, वाटर को इस कंटेनर में रखा है और उस वाटर पर ये जो आइस का टुकड़ा है ये तैर रहा है। ठीक है, ये पानी का लेवल है अभी इस समय, मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अगर टेम्परेचर के बढ़ने के कारण या बाहर से गर्मी मिलने के कारण आइस पिघल जाती है, ठीक है, तो आइस पिघलने के बाद ये जो वाटर लेवल है, जो मार्क है, वाटर लेवल वुड राइज, फॉल और वुड रिमेन एट इट्स ओन लेवल। वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर बढ़ेगा या नीचे की तरफ आएगा आपको बताना। एज्यूमिंग देयर इज नो थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन वगैरह कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है आपको कि ये पानी में आइस का टुकड़ा पहले तैर रहा था, पिघल गया और पिघलने के बाद से पानी बनेगा, तो जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा। सोचो, वाटर लेवल क्या बढ़ना चाहिए? आइस से जो आइस पिघलेगा तो उससे वाटर मिलेगा, तो क्या ये वाटर लेवल को नहीं बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रहा है वाटर लेवल, वो हमें समझना है। देखो समझो इस चीज को, मान लेता हूं कि जो आइस का पीस लिया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कैसे? नहीं, एक बार फिर से बोलो। आइस मेल्ट हो जाएगा तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? वो उसने वाटर डिस्प्लेस करके रखा। हाँ, वाटर डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो आइस से जो वाटर मिलेगा, तो डिस्प्लेस्ड वाटर और आइस से जो वाटर मिलेगा, क्या वो इक्वल होगा? ठीक है, मैं वही समझना है, समझो इस प्रॉब्लम को। जो पीस ऑफ आइस है, लेट अस से कि इसका वॉल्यूम है 100 सीसी, 100 सीसी आइस ली है मैंने, मास कितना होगा? 0.9 ग्राम पर सीसी, 90 ग्राम आइस कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, वॉल्यूम है इसका 100 सीसी। अब समझो इस चीज को, 90 ग्राम आइस को, 90 ग्राम आइस को सपोर्ट के लिए, मतलब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट सपोर्ट करने के लिए अब थ्रस्ट की जरूरत होगी, तो 90 ग्राम आइस को सपोर्ट के लिए कितने पानी को हटाना पड़ेगा? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करोगे फ्लूइड में, तो वो लिक्विड को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, तो जितने को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर उस पर अब थ्रस्ट लगेगा, और ये फ्लोट कर रहा है तो अब थ्रस्ट और वेट इक्वल होगा, तो 90 ग्राम है इसका मास। ठीक है, तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए इसके बराबर, इसके वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसने अभी कितने वाटर को डिस्प्लेस करके रखा है? 90 ग्राम वाटर को। समझ रहे हो ना, 90 ग्राम वाटर का वेट 90 ग्राम आइस के वेट के बराबर होगा, तभी ये फ्लोट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस समय इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है तभी ये फ्लोट कर रहा है, तो 90 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस किया है तभी इसका वेट सपोर्ट होगा। अगर मान लो 70 ग्राम वाटर को ही डिस्प्लेस करता है तो 70 ग्राम के इक्विवेलेंट इस पे फोर्स लगेगा, और इसका वेट 90 ग्राम है तो ये डूबने लगेगा। समझ रहे हो ना, तो फ्लोट कर रहा है तो
जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट भी इसके बराबर होना चाहिए। तो इसने 90 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस करके रखा है। अब समझो इस चीज को ऐसे, 90 ग्राम को डिस्प्लेस किया है। अब मैं अगर सबमर्ज्ड पार्ट की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम तो इसका 100 सीसी है। क्या पूरा का पूरा सबमर्ज्ड होगा? पार्शियली सबमर्ज्ड होगा। क्या आप बता सकते हो कितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड होगा? 90 ग्राम पानी को हटाया इसने, तो 90 ग्राम पानी पहले यहां पर था, अब उसको हटा दिया, तो 90 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी, तो 90 ग्राम वाटर का वॉल्यूम होगा 90 सीसी। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि आइस का टोटल वॉल्यूम तो 100 सीसी है, बट उसका 90 सीसी वॉल्यूम पानी के नीचे है, बीनीथ द सरफेस, और 10 सीसी ऊपर है। तो 90 सीसी वाटर को उसने डिस्प्लेस करके रखा है। ठीक है, अब इमेजिन करो आइस को मैं निकाल लेता हूं एंड से समहाउ मैं वाटर को यहीं के यहीं मैनेज करके रखता हूं। जहां अभी वाटर है उसको वहीं के वहीं रखो, उसमें कोई चेंज ना करो, आइस को यहां से निकाल लो, तो एक डिप्रेशन बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। जो डिप्रेशन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? 90 सीसी। ठीक है ना? उतना हिस्सा डूबा हुआ था। अब जो आइस है उसको मेल्ट कर लो, अब आइस से वाटर मिलेगा। कितना वाटर मिलेगा? 90 ग्राम आइस है तो उससे 90 ग्राम वाटर मिलेगा। समझ रहे हो ना इसी? तो आइस के पिघलने पे आपको 90 ग्राम वाटर मिलेगा, और 90 ग्राम वाटर को कितनी स्पेस चाहिए? डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, तो उसको 90 सीसी स्पेस चाहिए, 90 सीसी वॉल्यूम चाहिए। और यहां पर जो डिप्रेशन बना हुआ है, जो गड्ढा बना हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है? 90 सीसी। अब उस पानी को इस गड्ढे में डाल दो। ठीक है, तो ये पूरा फिल कर देगा उसको। मतलब जो लेवल है ना तो वो बढ़ेगा ना कम होगा, लेवल उतना का उतना ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ गए? तो अगर आइस मेल्ट करता है, फ्लोटिंग आइस अगर मेल्ट करता है, तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? लिख लो इस चीज को। व्हेन फ्लोटिंग ice in water, when floating ice in water melts, when floating ice in water melts, there is no change in level of water. There is no change in level of water. ठीक है? अब मैं मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कंडीशन में इसको मैं चेंज करूंगा। सेम सेटअप है, यहां पर वाटर है, वाटर में आइस का एक टुकड़ा तैर रहा है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म आइस नहीं है। उस आइस के टुकड़े के अंदर एक कैविटी है। ठीक है, उसके अंदर कैविटी है, हॉलो स्पेस। So piece of ice with cavity is floating in water. Yes, what is change in level of water when ice melts? आइस अगर अब पिघलती है तो वाटर लेवल में कितना चेंज आएगा? वाटर लेवल बढ़ेगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा? सोचो, वाटर लेवल कम होगा, कम होगा, बढ़ेगा, या उतना ही रहेगा? अगर ये आइस पिघलती है तो अगेन देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, वाटर का लेवल वहीं रहेगा। अगेन यही लॉजिक दूंगा मैं। मान लो कि ये जो टोटल आइस है इसका मास है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम आइस है, 90 ग्राम आइस को सपोर्ट करने के लिए, फ्लोट करने के लिए कितने पानी को हटाना पड़ेगा? कितने पानी को हटाना पड़ेगा उसको? अगेन 90 ग्राम, उसके वेट के बराबर होना चाहिए तभी बैलेंस हो पाएगा। तो उसने 90 ग्राम वाटर को हटाया, 90 ग्राम वाटर हटाया उसने, 90 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 90 सीसी। तो इसका मतलब ये है कि इसने इस समय कुछ पानी को हटाया है, तो इसका जो सबमर्ज्ड पार्ट होगा, जितना हिस्सा इसका डूबा हुआ है पानी के नीचे, वो सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम 90 सीसी होना चाहिए। ठीक है,
अब वही लॉजिक, आप आइस को निकालो, वाटर लेवल को वहीं का वहीं रहने दो, वाटर को, आइस को पिघलो, आइस अगर पिघल जाती है तो उससे कितना वाटर मिलेगा? 90 ग्राम आइस है तो उससे 90 ग्राम वाटर मिलेगा, केवीटी का तो कोई फर्क ही नहीं, वहां सब्सटेंस ही नहीं है। तो 90 ग्राम वाटर से 90 ग्राम आइस से 90 ग्राम वाटर मिल जाएगा। उस वाटर को 90 सीसी जगह चाहिए, उसको इस गड्ढे में डाल दो, डिप्रेशन में डाल दो, तो जो वाटर लेवल है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो केवीटी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर अगेन। समझ रहे हो? अगेन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं प्रॉब्लम को। There is a piece of ice, large piece of ice, which is floating on water, and a stone is embedded in the piece of ice. आइस के अंदर एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, वो जमा हुआ अंदर ही, और उसके आसपास आइस है, तो डेफिनेटली पूरा जो सिस्टम है वो फ्लोट कर रहा है वाटर में, राइट। अब अगेन वही प्रॉब्लम है, अगर आइस पिघल जाती है तो पिघलने के बाद हम जानते हैं जो पत्थर रहेगा वो डूब जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो पिघलने के बाद वाटर लेवल में किस तरह का चेंज आएगा? वाटर लेवल बढ़ेगा, कम होगा, या वहीं रहेगा? When ice melts, what is change in level of water? Would it rise, fall, or remain at its position? सोचो क्या होगा? बढ़ेगा? हमें लगता है कि ये पत्थर डूबेगा तो वो अल्टीमेटली लेवल को बढ़ा देगा। चेक करते हैं, हो सकता है बढ़ जाए। लॉजिक क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, उसको मैं अप्लाई करता हूं। ठीक है, मान लो कि 90 ग्राम आइस है और इसमें जो स्टोन है वो 5 ग्राम का है, टोटल 95 ग्राम हो गया। समझ रहे हो ना? टोटल जो सिस्टम है हमारा वो 95 ग्राम का है, ये फ्लोट कर रहा है। तो 95 ग्राम के ऑब्जेक्ट को पानी में फ्लोट करना है अगर, तो उसके वेट को बैलेंस करना होगा। तो कितने पानी को हटाएगा वो, कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा? सीधी सी बात है, 95 ग्राम वाटर को उसने हटाना चाहिए। 95 ग्राम वाटर का वॉल्यूम होगा 95 सीसी। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है, इसके सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 95 सीसी होना चाहिए। उतने पानी को इसने हटाया है, तो सबमर्ज्ड पार्ट 95 सीसी है। ओके, फिर से वही करो, ऑब्जेक्ट को निकाल लो, मान लो कि वाटर लेवल वहीं का वहीं है, एक गड्ढा बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, उस गड्ढे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 95 सीसी। ठीक, अब बाहर जाके आइस पिघल जाती, तो आइस से हमें कितना वाटर मिलेगा? आइस 90 ग्राम है तो 90 ग्राम वाटर मिलेगा। ठीक है, 90 ग्राम वाटर मिला, और 90 ग्राम वाटर के लिए कितना वॉल्यूम होगा 90 ग्राम वाटर का? ऑब्वियसली 90 सीसी। तो 90 सीसी तो इसको जगह चाहिए, आइस से जो वाटर मिला उसको 90 सीसी स्पेस चाहिए। ठीक है, देन अब हम बात करें स्टोन को। पिघलने के बाद जब आइस पिघलेगी तो स्टोन भी पानी के अंदर ही चला जाएगा, पानी के अंदर जाएगा तो उसको भी वॉल्यूम चाहिए रहने के लिए, उसको भी जगह चाहिए। अब उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसको कितनी जगह चाहिए, इसका थोड़ा हम चर्चा करते हैं। समझना, स्टोन इज हेवियर देन वाटर, इट वुड सिंक इन वाटर, दैट मीन्स इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर। डेंसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मास है 5 ग्राम, 5 ग्राम इसका मास है। अगर 5 ग्राम वाटर लेते हम और 5 ग्राम इस तरफ स्टोन है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वाटर का या फिर स्टोन का? जो लेस डेंस है, जिसकी डेंसिटी कम है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। मतलब 5 ग्राम वाटर जो है
उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा इससे, स्टोन से। 5 ग्राम वाटर का कितना वॉल्यूम होता है? 5 सीसी। इससे ये प्रूव कर दिया हमने कि जो स्टोन है इसको कितनी स्पेस चाहिए? लेस देन 5 सीसी। तो अल्टीमेटली आइस पिघलेगा, उससे पानी बनेगा 90 सीसी, और स्टोन को जगह चाहिए लेस देन 5 सीसी। तो टोटल जो स्पेस रिक्वायर्ड है, टोटल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिए? 95 सीसी से कम या ज्यादा? 95 सीसी से कम वॉल्यूम चाहिए आपको। अब यहाँ जो गड्ढा बना हुआ है, डिप्रेशन बना हुआ है, वो 95 सीसी का है। अब आप उस गड्ढे में पहले पानी डालो 90 सीसी और फिर स्टोन डाल दो, तो टोटल जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो लेस देन 95 सीसी है। तो क्या वो गड्ढा पूरी तरह से फिल हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा फिल। आप समझ सकते हो, वो इस तरह से रहेगा। अब अगर इसको लेवलिंग करना है, वाटर को लेवल आउट करना है, तो उस केस में जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। यहाँ का पानी जो है इस तरफ आ जाएगा, तो लेवल बनने के कारण अल्टीमेटली लेवल जो है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये पत्थर जब डूबेगा तो अल्टीमेटली लेवल कम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, यही प्रॉब्लम अगेन मैं रिपीट करता हूं। स्टोन के प्लेस पर मान लो उसमें लकड़ी का टुकड़ा है, अ पीस ऑफ वुड इज एम्बेडेड इनटू द ice. In that case, what would happen if ice melts? Same problem. Stone के प्लेस पर वुड रख दो, अगर पीस ऑफ वुड एम्बेडेड है उसमें, तो उस केस में क्या होगा जब आइस पिघल जाएगी? लेवल बढ़ेगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा? लेवल में अगेन कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? लेवल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप सेम लॉजिक दे सकते हो, बस स्टोन के प्लेस पर मैं वुड रख देता हूं। ठीक है? ये है वुड। मान लो आइस 90 ग्राम है, तो आइस पिघलेगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें टोटल कितना वाटर को डिस्प्लेस किया है। 95 सीसी, 95 ग्राम इसका वेट है, तो 95 ग्राम वाटर का भी वेट होना चाहिए डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो उसका वॉल्यूम होगा 95 सीसी। ओके, आइस से पिघलने पर हमें 90 सीसी वाटर मिलेगा, अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं वुड की। वुड का मास है 5 ग्राम। ठीक है? आप मुझे बताओ, जब ये सिस्टम आइस पिघल जाएगी तो पिघलने के बाद वुड का क्या होगा? क्या ये वुड सिंक करेगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब इसका जो वेट है उतना ही इस पर अब थ्रस्ट लग रहा होगा। तो 5 ग्राम वुड को उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए कितना पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम वाटर डिस्प्लेस करेगा वुड, तो 5 ग्राम वाटर में 5 सीसी वाटर। ठीक है ना? तो ये 5 सीसी वाटर को बाद में डिस्प्लेस करेगा। आइस से जो वाटर मिला उसको 90 सीसी स्पेस चाहिए, प्लस ये 5 सीसी स्पेस इसकी, ये जो सब ये डिस्प्लेस करेगा। टोटल 95 सीसी वाटर डिस्प्लेस्ड होगा फाइनली आइस के पिघलने के बाद। पहले भी 95 सीसी वाटर डिस्प्लेस्ड था, बाद में भी उतना ही है। दैट मीन्स जो लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो किस तरह से उसके वेट को बैलेंस करने के लिए उसको फ्लूइड को डिस्प्लेस करना पड़ता है उसके वेट के बराबर। ठीक है? एक और चीज मैं डिस्कस करूंगा अभी, फिर फाइनली हम असाइनमेंट पे आएंगे। Center of buoyancy. What is center of buoyancy? Center of buoyancy is a point on which or at which the buoyant force or net upthrust applied by surrounding fluid is supposed to act on the submerged object. अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड
है किसी फ्लूइड में, तो उस केस में सराउंडिंग फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स हम जानते हैं कि रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो सभी तरफ से लगेगा, पूरे सरफेस पर लगेगा। तो अल्टीमेटली एक पॉइंट हमको डेजिग्नेट करना होगा जहां पे उस फोर्स को हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अगर मैं बात करूं इस चौक की, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब सोचो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट जहां पर वेट एक्ट करता है या वेट को जहां पर हम अप्लाई करते हैं। बट इस बात को समझो कि इस चौक ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा। तो अल्टीमेटली जो वेट की बात करूं या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, तो ये तो इस चौक के हर पॉइंट पर, हर पार्टिकल पर लग रहा है। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये तो हर पॉइंट पर, हर पार्टिकल पर लग रहा है वेट। तो फिर हम एक ही पॉइंट पर वेट कैसे लगा रहे हैं? हम ऐसा इस तरह से करते हैं कि अगर वो जो फोर्सेस लग रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस, वो एक पॉइंट पे लगाया जाए और फिर भी अगर उसकी मैकेनिकल सिचुएशन में, मतलब उसके मोशन में या उसकी कंडीशन में अगर कोई चेंज नहीं आता है, तो हम उन सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर चेंज आता है तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने डिफाइन की जहां पर वेट एक्ट करता है, वैसे मैं सेंटर ऑफ ब्यूएंसी डिफाइन कर रहा हूं जहां पर उस पर ब्यूएंट फोर्स लगता है, ठीक है। लिख लो इस चीज को। सेंटर ऑफ ब्यूएंसी इज दैट पॉइंट, center of buoyancy is that point where the buoyant force applied by surrounding fluid is supposed to act on the submerged object, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे पार्शियली सबमर्ज्ड सिचुएशन में हो या कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो, दोनों ही केस में हम सेंटर ऑफ ब्यूएंसी डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसको मैं बी से डिनोट करूंगा, उस पॉइंट को बी से डिनोट करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं कह दूं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। उनमें दोनों में डिफरेंस है, बट ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और डायरेक्शन हर जगह सेम है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसिडेंट होते हैं, बट ऑल्दो दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग जो भी मैं प्रॉब्लम्स लूंगा उसमें एज्यूम करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात करता हूं सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड में, तो जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है। और वो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हम देख सकते हैं। जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो हर पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, कुछ ऐसे। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वो फोर्स बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। से इस तरह का फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हर पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें जानना है कि वो पॉइंट हम ढूंढना चाहते हैं जहां पर इस फोर्स को अप्लाई कर सके, क्योंकि हर डायरेक्शन में या हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम किस पॉइंट पर अप्लाई कर सके सो दैट इसकी सिचुएशन में कोई चेंज ना आए। अब याद करो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको हमने प्रूव किया था। किस लॉजिक से प्रूव किया था? मैंने क्या किया, जहां पर यह ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ठीक वैसी सिचुएशन में अभी मैं यूनिफॉर्म फ्लूइड ले रहा हूं, जहां पर यह ऑब्जेक्ट डूबा है
उसी पोजीशन पर और उसी शेप का एक फ्लूइड का पार्ट कंसीडर कर रहा हूं, पूरा फ्लूइड भरा है, बस एक फ्लूइड के पार्ट पर मैं फोकस कर रहा हूं जिसका शेप बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका वॉल्यूम बिल्कुल ऐसा ही है और उसी पोजीशन पर है वो, ठीक है। ये लॉजिक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फोर्स को निकालने में कि वो फोर्स कितना है, ठीक है। तो फ्लूइड का एक पार्ट कंसीडर कर चुका हूं, आप जानते हो कि दोनों की पोजीशन सेम है, लोकेशन सेम है, तो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा और फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही पैटर्न जो है वो फोर्स का इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो मैं वो ड्रॉ कर दूं। बिल्कुल वैसा का वैसे ही फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ भी मैंने बना दिया, ठीक है। तो दोनों में फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दैट मीन्स दोनों पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स भी सेम होना चाहिए और इस ऑब्जेक्ट पर या इस फ्लूइड के पार्ट पर जहां वो फोर्स एक्ट कर रहा है डेफिनेटली करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट में भी वो पॉइंट होगा जहां पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं मैं, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम पैटर्न है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी सेम होगा और ना सिर्फ सेम होगा, जिस पॉइंट पर आप उस फोर्स को अप्लाई करोगे इस पार्ट में, इस फ्लूइड में, सिमिलर पॉइंट पर आप उस फोर्स को अप्लाई करोगे उस ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि जो फ्लूइड है इसमें वो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहां पर एक्ट करेगा। अब समझो लॉजिक, क्या लॉजिक दिया था उस दिन मैंने कि जो फ्लूइड है अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो वेट होगा उतना ही रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगेगा, समझ रहे हो। उस लॉजिक से फिर हमने ये प्रूव किया था कि इस सिस्टम पर या इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो ब्यूएंट फोर्स है अपथ्रस्ट वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर है, वो चीज हम देख चुके हैं, ठीक। उसके आगे जाते हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो तब होगा जब नेट फोर्स जीरो, उस लॉजिक से हमने ब्यूएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है अगर ऑब्जेक्ट में, तो उस केस में ऑब्जेक्ट पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेट टॉर्क उसका जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क इसका जीरो कब होगा, नेट टॉर्क जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब दोनों फोर्स, इस केस में फोर्स मतलब ब्यूएंट फोर्स और वेट ना सिर्फ इक्वल हो बट दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो फोर्स जो है F वो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तभी क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों का टॉर्क जो है वो बैलेंस हो पाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जहां पर मैं रिजल्टेंट फोर्स को डेजिग्नेट करूंगा, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो इस फ्लूइड के पार्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी या सेंटर ऑफ मास होगा उसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये जो फ्लूइड का पार्ट है इस पर वेट कहां एक्ट करेगा, जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहीं पर वेट एक्ट करेगा। तो उसके जस्ट ऊपर आपको वो पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर आप इस पर नेट अपथ्रस्ट लगाने जा रहे हो, ठीक है। जस्ट ऊपर करोगे तभी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जस्ट ऊपर होगा या उस लाइन पर होगा, ठीक। अब समझो लॉजिक, जस्ट ऊपर भी हो सकता है और इनफैक्ट दोनों पॉइंट्स कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। अगर कोइंसिडेंट हुए तो अपोजिट डायरेक्शन तो है दोनों फोर्स की और एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइन भी सेम हो जाएगी, इन दैट केस टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब समझना इस चीज को, इस फ्लूइड पर जो वेट एक्ट कर रहा है और जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए जिससे मैं ये कह सकूं कि फोर्स और वेट की जो पोजीशन होगी या जो जिस पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए।
मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास जिससे मैं ये शो कर सकूं कि एफ किसी और पॉइंट पर लगना चाहिए और वेट किसी और पॉइंट पर लगना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ इन दैट केस, मैं आपको आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अगर ऐसा होता है दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो उस केस में अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा और वापस अपनी पोजीशन में आना चाहेगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस पार्ट के साथ, क्योंकि ये जो वाटर लिया है मैंने, फ्लूइड जो लिया है, इसके आसपास भी वैसे ही फ्लूइड है, तो इसका उस तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है कि मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करूँ या ऑसिलेट होने लगे। तो उस लॉजिक से मैं कहूंगा कि जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट पर वेट लग रहा है, दोनों कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक चीज प्रूव हो गई कि ये जो फ्लूइड का पार्ट है, ये फ्लूइड का पार्ट पे जहां वेट एक्ट करेगा वहीं पर नेट फोर्स एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब वेट कहां एक्ट करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे वेट एक्ट करेगा। ओके, तो वो जहां पॉइंट होगा उसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पर ही ब्यूएंट फोर्स लगाना है। तो मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ रहा है, तो उस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं। जस्ट वहीं पर उसके करेस्पॉन्डिंग यहां पर आपको वो बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ ब्यूएंसी। यहां पर इस पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसका जो रिजल्टेंट है वो इस पॉइंट पर एक्ट करेगा। अब भूल जाओ इन फोर्सेस को, इन फोर्सेस को रिप्लेस कर रहे हैं हम एक सिंगल फोर्स। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या सेंटर ऑफ ब्यूएंसी इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट नहीं कर रहा है, वो इस फ्लूइड के पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करें? तो समझना, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। व्हाट इज ज्योमेट्रिक सेंटर? ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बना है, यूनिफॉर्म मटेरियल से बना है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही उसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बना है तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक डिस्क है, अगर यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है डिस्क, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? सेंटर पे। वही उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्री का सेंटर भी वही होगा। अब इमेजिन करो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बनी है, मान लो इस तरफ हैवी है, इस तरफ लाइटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट साइड में होगी। क्या वो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा? नहीं होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर तभी आप कहोगे जब वो यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बनी है, तो जो वॉल्यूम है उसका सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर है। ऐसे एक रॉड की बात करो, रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर उसके मिड पॉइंट, अगर वो यूनिफॉर्म सब्सटेंस से बनाई जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा। तो रॉड का, किसी भी रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर उसके मिड पॉइंट पे हो। उसी लॉजिक से मैं कह रहा हूं, समझना, ये जो फ्लूइड लिया है हमने, यूनिफॉर्म लिया है, सब जगह एक जैसा है, कहीं अलग नहीं है। तो फ्लूइड अगर यूनिफॉर्म है तो जो पार्ट उसने घेर रखा है, जो वॉल्यूम घेर रखा है, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर इस फ्लूइड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है, ठीक है, आप उसको फोकस करो, उसको कंसिडर करो। सबमर्ज्ड पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, एग्जैक्टली वहीं पर ब्यूएंट फोर्स लगेगा। अब ये हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ब्यूएंसी सेम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ऐसा नहीं भी हो कि दोनों अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर से बहुत हैवी है, इधर से लाइट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ होगा, बट सेंटर ऑफ ब्यूएंसी हमेशा यही रहेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका शेप कैसे। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिख लो आप, सेंटर ऑफ ब्यूएंसी की पोजीशन कहां होती है? Position of center of buoyancy is, position of center of buoyancy is at the geometric center, at the geometric center of the submerged part,
एट द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट। जो डूबा हुआ हिस्सा है ऑब्जेक्ट का, आप उस डूबे हुए हिस्से को देखो, उसका जो जियोमेट्रिक सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ ब्यूएंसी होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसी पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्ट पर ब्यूएंट फोर्स या अपथ्रस्ट लगाना है, ठीक है।